फ्रेंड नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग यूट्यूब चैनल, जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में। और ये टॉपिक समान रूप से सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। इसके हम अभी जो साइंस टॉपिक है वो टॉपिक भी पढ़ेंगे और साथ ही इसके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ लिया था वो हमने थॉमसन का मॉडल भी पढ़ लिया था और रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ लिया था, 1 नंबर और 2 नंबर। अब जो तीसरा मॉडल अपना है वो है बोर का परमाणु मॉडल। जब रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए, उन कमियों के आंसर बताने के लिए बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। बोर ने ये बात कही थी कि जो भी परमाणु होता है, ये देख लीजिए उसका ये नाभिक हो गया और ये उसकी आपके कक्षाएं हो गई। यानी कि ये है आपके नाभिक और इस नाभिक के अंदर रहता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो दो मौलिक कण हैं, 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो रहते हैं नाभिक के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। इसके अलावा ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बोर ने ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षाओं में घूमते हैं, इन कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है, जिसको ही ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये बात किसने बताई थी? बोर ने बताई थी। इस वक्त उसने ये बात बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगा रहे, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? कक्षा बोल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं तो इनके ऊपर जो बल कार्य करता है, एक तो बल होता है अपकेंद्रीय बल और दूसरा बल होता है अभिकेंद्रीय बल। जब अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, यानी कि किसी वस्तु को, ये मान लीजिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जितना नाभिक खींच रहा है उतना ही उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। तो नाभिक ना तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो नाभिक के अंदर गिरेगा और ना ही इस कक्षा को छोड़ के बाहर जाएगा, यानी कि वो किस स्थिति में आ जाएगा? संतुलित स्थिति में आ जाएगा। तीसरी बात उसने ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, कलाओं नहीं, कक्षाओं में घूम सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π या h/2π का पूर्ण गुणक होगा, वो ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम पाएगा। इनको अपन क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। चौथी बात इसने बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए पहली कक्षा है, कौन सी कक्षा है? ये पहली कक्षा है। इस पहली कक्षा जिसको अपन K कक्षा बोलते हैं, दूसरी को अपन L बोलते हैं, उसके बाद में जैसे कि K, L, M, N ऐसे कक्षाएं होती। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा या दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनों का या तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, या फिर ऊर्जा का वो क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। अदरवाइज वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते वक्त किसी भी प्रकार का ऊर्जा का ना तो अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन करता है। ये बात किसने बताई थी? बोर ने बताई थी। दूसरी बात इसने बताई थी कि कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। यानी कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ने का मतलब है त्रिज्या बढ़ रही है, और त्रिज्या बढ़ रही है तो फिर उसके ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। ये बताई थी अपने को बोर ने। परंतु जैसे थॉमसन की कमियां रह गई थी, किसकी कमियां रह गई थी? थॉमसन के मॉडल की कमियां रह गई थी, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां रह गई।
वैसे के वैसे ही अपने बोर के मॉडल की भी कमियां रह गई। क्या क्या कमी रह गई? बोर का जो परमाणु मॉडल था वो केवल और केवल हाइड्रोजन यानी कि एक परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या करने में सफल रहा, अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। जैसे हीलियम परमाणु में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरी इसकी कमी रह गई, ये जीमान प्रभाव और स्टोक प्रभाव को नहीं समझा पाया। कौन सा प्रभाव? जीमान प्रभाव और स्टोक प्रभाव। अब प्रश्न आता है कि ये जीमान प्रभाव और स्टोक प्रभाव क्या होता है? यदि जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन चुंबकीय क्षेत्र में होता है, किसका? स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन चुंबकीय क्षेत्र में होता है, तो उसको अपन बोलते हैं जीमान प्रभाव। यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, कौन सी रेखाएं हैं? स्पेक्ट्रमी रेखाओं, उनका विपाटन यदि विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसको अपन बोलते हैं स्टोक प्रभाव। फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है और ये आरएस में भी ये प्रश्न पूछने की काफ़ी प्रबल संभावना रहती है कि जीमान प्रभाव क्या है और स्टोक प्रभाव क्या है। तीसरी इसकी कमी थी कि ये परमाणु के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ये तो केवल सिंगल परमाणु की ही तो बात कर रहा है, इसलिए ये कमियां आपके इसकी रह गई थी। किसकी कमियां रह गई थी? बोर की। तो ये अपन ने देखा था कि बोर का जो मॉडल है वो क्या है और इसकी कमियां क्या है। नेक्स्ट आता है अपने फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो टर्म्स है उस टर्म्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है, उसको अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। और ये क्या होता है? ये किसी भी तत्व का मौलिक अभिलक्षण होता है। परमाणु क्रमांक होगा तभी तो अपने को पता चलेगा उसकी स्थिति क्या। और एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो सीधी सी बात है, यदि आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है, किसकी संख्या पता है? प्रोटॉनों की संख्या पता है, तो आप उसका परमाणु क्रमांक बता सकते हो, यानी कि उसका जेड बता सकते हो। दूसरी बात ये आती है कि कोई भी परमाणु यदि उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बशर्त यह है कि यदि उदासीन परमाणु है, परमाणु कैसा है? उदासीन, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। तो सिंपल सा अपन ये फॉर्मूला कहते हैं, जो परमाणु की संख्या जेड होती है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और या अपन ये कह सकते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यदि अपने को परीक्षा में ये कहा जाए कि ऑक्सीजन है, उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 8, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यह कंसेप्ट हुआ अपने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, जिसको अपन जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये अपने इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टर्म अपने पास आ रही है वो आ रही है द्रव्यमान संख्या, जिसको अपन बोलते हैं मास नंबर, या ए के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जेड के द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे अपन परमाणु संख्या को, द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ए के द्वारा। ये क्या होती है कि जो नाभिक होता है, हमने पहले ही देखा था कि ये कोई भी नाभिक है, यानी कि परमाणु होता है और ये परमाणु का नाभिक होता है। तो ये जो होता है, इसके अंदर परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है, उसको ही अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और उसको अपन न्यूक्लियोनों भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियोनों की संख्या परमाणु संख्या ए कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि 8 ही प्रोटॉन प्लस 8 ही न्यूट्रॉन, और इन दोनों को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 16। तो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 16। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। सॉरी।
और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उनको? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अगली बात, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या है? अधिक है, तो वो स्थिति आएगी ऋणायन कहलाएगा उसको। और इसका विपरीत, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो उसको अपन बोलेंगे धनायन। क्या बोलेंगे? धनायन। जबकि इसको क्या बोलेंगे अपन? ऋणायन। कोई भी नाभिक है, परमाणु है, वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्या पूर्ण करने के लिए? अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। यदि वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी, तो अपन उसको कहेंगे ऋणायन। यदि उसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्थिति को अपन कहेंगे धनायन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है समस्थानिक। अब हम देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। ये भी अगली एक टर्म्स होगी। समस्थानिक का मतलब होता है, देखो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें ग्रीक में आयुस का मतलब होता है समान और टॉप्स का मतलब होता है स्थान, समान स्थान। अब एक तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समस्थानिक। कोई भी परमाणु है किसी भी तत्व का और आवर्त सारणी में उसका स्थान समान है, आवर्त सारणी में स्थान समान है। और आवर्त सारणी में स्थान समान कब होगा? जब उसके परमाणु क्रमांक समान होगा। क्या समान होगा? परमाणु क्रमांक समान होंगे। अब परमाणु क्रमांक समान होंगे तो उनका स्थान भी समान होगा, स्थान भी समान होगा। और स्थान जब समान होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समस्थानिक कहेंगे। हाइड्रोजन केवल एक ऐसा तत्व है जिसके सारे समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। बाकी अपन अलग अलग नाम नहीं देते, बट हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। इसी तरह जो पोलोनियम होते हैं उसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक है। अब अपन ने कहा था कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है, तो वो क्या क्या भिन्न भिन्न नाम है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब इन तीनों समस्थानिकों में जो ट्राइटियम होता है वो एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए आरएस में या किसी और परीक्षा में कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है, तो अपन बताएंगे ट्राइटियम। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी तरह अपन उदाहरण देते हैं C612, C613, C614। देखिए कार्बन की परमाणु क्रमांक 6, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब इनका स्थान भी समान होगा, स्थान समान होगा। परंतु इसका जो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान अपन ने पढ़ा था प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या है, वो अलग अलग है। जैसे कि इसमें 12 है, इसमें 13 है, इसमें 14 है। तो आपसे समस्थानिकों के उदाहरण पूछे तो आप इसके अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट अपना है समस्थानिकों के उपयोग क्या क्या है। तो देखिए समस्थानिक है तो उनके उपयोग क्या है। समस्थानिकों के उपयोग में आता है जो यूरेनियम के समस्थानिक है उसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी कि एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में। दूसरा, कोबाल्ट का उपयोग कहाँ पे होता है? कैंसर में। इसी तरह तीसरा, घेंगा रोग के इलाज में किसका उपयोग होता है? आयोडीन का। तो आयोडीन का उपयोग किसमें होता है? घेंगा बीमारी के इलाज में। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? समस्थानिकों के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगला जो टर्म्स आता है
देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन एग्जाम में इनके खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी अपन भी क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि अपन जो पढ़ा है वो कितनी क्लैरिटी हुई है वो भी अपन इसके अंदर देखेंगे। अब जो अगला टर्म आ रहा है अपने पास में, सम भारी। भार, सम का मतलब समान और भारी का मतलब भार, जिनका भार समान होता है। ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात समान भार होता है। भार समान कब होगा? जब द्रव्यमान संख्या समान होगी, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। अब समभारिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है, एग्जाम में भी काफ़ी बार परीक्षा प्रश्न पूछा गया है, क्या होता है कि जो समभारिक होते हैं उनके भौतिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण अलग होने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग होती है, प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए समस्थानिकों के भौतिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान नहीं होते। यदि आपको एग्जाम्पल पूछ लिया है, जैसे कि ये पोटेशियम और कैल्शियम है। अब पोटेशियम का जो द्रव्यमान है वो भी 40 है और कैल्शियम का भी द्रव्यमान 40 है। तो इनका भार तो समान है दोनों का, लेकिन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जेड जो हम कहते हैं वो अलग अलग है। इसी तरह आप सल्फर देख लीजिए, क्लोरीन देख लीजिए, आर्गन देख लीजिए, ये इसके उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण हो गए? समभारी के। क्लियर है? अब जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है सम न्यूट्रॉनिक। पता चल रहा है इनके नाम से ही, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात इनमें रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न, किंतु नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 11 सोडियम 23 और 12 मैग्नीशियम 24। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे कि जो द्रव्यमान संख्या, हमने कहा था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से मिलकर के द्रव्यमान संख्या बनती है। अब मेरे पास न्यूट्रॉनों की संख्या मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? n बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। तो आंसर कितना आएगा? 12। यानी कि इस सोडियम के अंदर भी 12 न्यूट्रॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम का लेता हूँ, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 24 इसी फॉर्मूले से, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12। तो पीछे कितने बचेंगे? 12। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या सोडियम में भी 12 और न्यूट्रॉन में भी 12। तो फ्रेंड्स कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये हो गए आपके सम न्यूट्रॉनिक। तो ये चीज़ अपने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब अपन ने जो पढ़ा है उस पर आधारित अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक तो अपन ने क्या क्या देखा? अभी तक अपन ने देखा कि बोर का परमाणु मॉडल देखा अपन ने, फिर बोर की कमियां देखी, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चंस जो अपने को आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए हमने परमाणु सिद्धांत देखे थे, उसमें थॉमसन का देखा था, रदरफोर्ड का देखा था और नील्स बोर का देखा था। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि सर्वप्रथम किसने दिया था। तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। और डाल्टन ही वह व्यक्ति था जिसने कहा था कि परमाणु है जो अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य। लेकिन बाद में थॉमसन ने कहा कि नहीं, इसके अंदर मौलिक कण भी होते हैं, परमाणु के मौलिक कण भी होते हैं, और वो मौलिक कण होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब ये उपस्थित है तो वो आपके क्या है? विभाज्य। तो इसकी धारणा का क्या हो गया? खंडन। परंतु सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट जो है, परमाणुविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी?
तो वो करी थी आपके रदरफोर्ड ने। अपन ने देखा था कि ये एक स्वर्ण पन्नी थी। क्या थी? स्वर्ण पन्नी। इस स्वर्ण पन्नी पे, जिसको अपन ओरम बोलते हैं, इसके ऊपर अल्फा किरणों की बौछार कराई थी। अल्फा किरणों की बौछार कराई थी, ये जो कि हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक। इनकी बौछार करवाई तो उन्होंने देखा कि एक कण ऐसा होता है जो वापस लौट के आ जाता है, जैसा गया उसी दिशा में वापस आ जाता है। तो उस आधार पर उसने बताया था कि उसमें एक जगह उसका केंद्रित रहता है बाहर, और जिसका नाम उसने क्या दिया था? नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपके नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का जो आकार होता है वो होता है आपके 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसी तरह स्वर्ण पत्थर से किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी? तो हमें पता है कि जो स्वर्ण पन्नी थी उसके ऊपर जो नाभिक पे स्वर्ण पे जो पन्नी पे बौछार करवाई थी वो उसने अल्फा किरणों की कराई थी, और अल्फा किरणें होती है वो हीलियम का नाभिक होती है, यानी कि हीलियम का परमाणु होती है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया था कि परमाणु में होता है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? जब इसने प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी वाला, तो उसने किसकी खोज करी थी? उससे ये पता चला कि परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने करी थी? ये खोज भी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। नेक्स्ट, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयवों की अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो वो आधारभूत है कौन कौन से, जिसकी वजह से डाल्टन का खंडन हुआ था। किसका खंडन हुआ था? डाल्टन की धारणा का खंडन हुआ था। वो थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? हमने अभी देखा था, तो वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, उसको ही अपन ने परमाणु क्रमांक भी दिया था। क्या नाम दिया था? परमाणु क्रमांक नाम दिया था। एक आवेश रहित कौन सा कण है? अपन ने देखा था मूल रूप से 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है। वो क्या होता है? ऋणावेशित। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन होता है वो आपके उदासीन होता है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरह वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन ने करी थी। नेक्स्ट, सबसे पहले, ये काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? देखिए, ये चीज तो हमें पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, लेकिन ऋणावेश होता कितना है इस चीज का निर्धारण सबसे पहले किया था मिलीकर ने। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने करी थी? ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति होती है, एक तो होती है तरंग प्रकृति और दूसरी होती है कणीय प्रकृति। तो जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति थी, इस तरंग प्रकृति की खोज करी थी डी ब्रोगली ने। किसने करी थी? डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था, तो ऊपर ही पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है तो उस स्थिति में अपन ऋणायन कहेंगे, और यदि प्रोटॉनों की संख्या अधिक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? धनावेशित बोलेंगे, और ये होगा आपका ऋणावेशित। यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। क्लियर सी बात है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है सीधा सा। और एक मौलिक कणों के अलावा देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी मौलिक कण होते हैं, छोटे छोटे और पार्टिकल्स होते हैं, उसमें एक पॉजिट्रॉन भी है। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था, तो इसलिए मैंने ये
और पर्सन में जोड़ दिया था, उसकी खोज करी थी आपके एंडरसन ने। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल राज ई लर्निंग। हमने हमारी तरफ से कंटेंट को इस प्रकार से डेवलप किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe our channel Raj E Learning. Thank you for watching.